नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के जिन 4 नेताओं, जिसमें 3 बीजेपी और 1 जदयू के नेता शामिल हैं, जो क्रमशः सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, ये तीनों बीजेपी, और मुख्यमंत्री के सबसे चहेते और सबसे ज्यादा माल बटोरने वाले, जिनसे मुख्यमंत्री बार बार सिर टकराते रहते हैं, उनके पिताजी के बरखी में जाके उन्हीं पर फूल बरसाते रहते हैं। बाहर वो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जी हाँ, अशोक चौधरी पर जो सनसनीखेज किंतु तथ्यपरक साक्ष्यों के साथ आरोप लगे हैं या लगाए हैं उन्होंने, उससे बिहार की राजनीति में भूचाल आना तय है। यह भूचाल और इसका हलचल आप आने वाले दिनों में चुनाव में भी महसूस कीजिएगा, लेकिन उसका चुनाव परिणाम पर क्या असर होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन मैं आज 2 व्यक्ति और 1 संस्था पर जो गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं उसकी चर्चा कर देता हूं। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखने का दावा करने वाले, सुशासन का तमगा पहन करके 2 दशक से बार बार पलटी मार के मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर बैठने वाले परम आदरणीय नीतीश कुमार के सामने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह कदाचित पहले कभी नहीं खड़ा हुआ था। ये बात अलग है कि उनके चहेते मंत्री जो जल संसाधन विभाग में है, उनके यहाँ, उनके लोगों के यहाँ रेड पड़ा। ललन सिंह के फाइनेंसर माने जाने वाले जो मीडिया में खबरें हैं, मैं उस आधार पर बता रहा हूँ, उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी। ये सब हुआ। सिंगला के यहाँ ईडी की रेड पड़ी। इलेक्टोरल बॉन्ड के कथित रूप से पैसे जदयू कार्यालय में पहुंचे, लेकिन वो कदाचित इतना विचलित नहीं किया होगा नीतीश कुमार को। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के जो सलाहकार और उनके सर्वे शर्मा है, उनकी पत्नी का चाहे महिला आयोग में सदस्य बनाया जाना हो या उनकी बेटी के नाम से बजट में प्रोविजन किए जाने का मामला हो, ये सब हुआ और ये सब नीतीश कुमार बिल्कुल शरबत की तरह गटकते गए। लेकिन अशोक चौधरी पर जो ये आरोप लगा, इसमें तमाम, जिसको बोलते हैं ठोस साक्ष्य के साथ, जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता है, इरिफ्यूटेबल एविडेंसेस के साथ, जो प्रशांत किशोर ने उनके 200 करोड़ के जमीन खरीदे जाने का डॉक्यूमेंट, सेल डीड, बैंक के ट्रांजैक्शन जारी किए हैं, इससे मुझको लगता है कि नीतीश कुमार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इनके सुशासन, इनके भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस आदि पर। समय का तकाजा, राजनीति की मांग और कथित हाई मोरल ग्राउंड्स जो अब रहा नहीं, जिसकी बात हमेशा नीतीश जी करते रहे हैं, उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। और ऐसी स्थिति में समय की मांग, राजनीति की समझ और हाई मोरल ग्राउंड्स, राजनीति में अगर सुचिता की बात होती है तो अशोक चौधरी को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए था और नीतीश कुमार से अपेक्षा है कि वो उसको बर्खास्त करे। अपेक्षा है, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, ये तो अंदर की बात है। 6 बजे उठ करके उनके घर पर चले जाना, सार्वजनिक जगहों पर गलबहियां करना, सार्वजनिक मंचों से अशोक चौधरी का चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि हम इनके मानस पुत्र हैं, ये सारी चीजें दोनों के बीच में गहरे रिश्ते और अंदर पक रहे पकवान की खुशबू भी बिखेरते हैं। तो पहला प्रश्न चिन्ह स्वयं नीतीश कुमार पर है। एक और व्यक्ति की विश्वसनीयता, यद्यपि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, किशोर कुणाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। समाज और देश और सरकारों ने उन्हें बहुत कुछ दिया, बहुत सम्मान दिया। इनफैक्ट बहुत लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है जो उनसे ज़्यादा उपलब्धि भी हासिल करते हैं। बहरहाल, उनके मृत्यु के बाद या फिर अशोक चौधरी के परिवार से जैसे उनका संबंध स्थापित होता है, उनकी पुत्री का विवाह किशोर कुणाल के पुत्र से हुआ है, तो अब इस परिवार की विश्वसनीयता और किशोर कुणाल के विरासत की विश्वसनीयता, उसकी ईमानदारी पर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जिस मानव विकास और जिस संस्थान को एनजीओ की चर्चा हुई है, उसमें कैसे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किशोर कुणाल जी की पत्नी और
अशोक चौधरी की पत्नी यानी शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से लोजपा के एमपी हैं, इसलिए उनको सर्वदलीय नेता कहा जाता है। फादर कांग्रेस में, अपने भी कांग्रेस में, फिर ये जदयू में, बेटी एलजेपी में, दामाद आरएसएस में। तो जिस तरीके से किशोर कुणाल जी की द्वारा स्थापित ये एनजीओ और उनकी पत्नी, स्वर्गीय कुणाल जी की पत्नी, अशोक चौधरी की पत्नी के बीच में जिस बैंक ट्रांजैक्शन का खुलासा प्रशांत किशोर ने किया है, वह इनके विरासत पर एक कालिक पोतने जैसा है। और मुझको लगता है कि इस पर उनके परिवार को जल्दी से पर्दा उठाना चाहिए। इसलिए मैंने एक बार कहा था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और तीसरा जो सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, वह इस राज्य की आर्थिक इकाई पर है, जो आज की तारीख में भ्रष्टाचार निवारण अभियान की चैंपियन बनी हुई है। इस आर्थिक अपराध इकाई के उपलब्धि में बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने बहुत शानदार काम भी किए हैं और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन ये उनके इम्तिहान की घड़ी। आर्थिक अपराध इकाई का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उसका गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो फिजिकल क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, नक्सल एक्टिविटीज होती है, उसके लिए पुलिस और बाकी चीजें हैं, विजिलेंस रिश्वत के मामले को पकड़ने के लिए बनी थी। हालांकि अब उसकी भी विश्वसनीयता जाती रही। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई का गठन इसलिए किया गया था कि व्हाइट कॉलर तरीके से जो पैसे की अवैध कमाई होती है और पैसे का एक साम्राज्य खड़ा किया जाता है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। शुरुआती दौर में इन्होंने बड़े से काम भी किए। लेकिन जब 200 करोड़ रुपए की जमीन के खरीदगी का सबूत प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक कर दिया है, तो अपेक्षा यह है कि आर्थिक अपराध इकाई इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज कर ले, एफआईआर दर्ज करे और इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ। ये 3 प्रश्न चिन्ह बिहार सरकार और बिहार के राजनीति से जुड़े हुए लोगों और संस्थाओं से था। एक और गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और वो भारत के जीरो टॉलरेंस और आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो बनाई गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, उस पर भी खड़ा होता है। ईडी आज तक इस तरह के ट्रांजैक्शंस को क्यों नहीं रोक पाई? नंबर 1, अगर रोक नहीं पाई तो डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई? नंबर 2, और अगर डिटेक्ट कर ली तो अभी तक इस पर छापेमारी क्यों नहीं हुई थी? इसका मतलब ईडी का जो स्कैनर है वह लोगों की सूरत और सीरत देखकर काम करता है। आरोप यूं ही नहीं लगते रहे कि विपक्षी दलों और सरकार के विरुद्ध बोलने वाले, सरकार को चंदा नहीं देने वाले लोगों के विरुद्ध ही यह ईडी खड़ी होती है, उसको परेशान तंगो तबाह करती है। इसलिए 2 बड़े लोग, एक बड़ी एजेंसी बिहार की और भारत सरकार की एक एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सभी सवालों के घेरे में है। मेरी ये जानकारी कहती है, या फिर जो धर्मशास्त्र और इतिहास बताते हैं, मैं इस दोहे के साथ बात अपनी खत्म करता हूं कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। अगर आपके पास शक्ति है, वो शक्ति चाहे बाहुबल की हो, वो शक्ति चाहे अर्थ की हो, वो शक्ति चाहे राजनीति की हो, तो समरथ के नहीं दोष गोसाई। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इस मामले के उद्भेदन और लोगों को पकड़ने और इस संपत्तियों को सरकार में निहित करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। मामले बिल्कुल आईने की तरह साफ। आप अशोक चौधरी के इर्द गिर्द घूम रहे चेहरों को वीडियोस खंगाल करके देख लीजिए, कौन वो लोग उसके चारों ओर घूमते हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अशोक चौधरी के चारों तरफ जो चेहरे मंचों पर, आसपास, गाड़ियों में साय की तरह घूमते रहते हैं, वो जमीन के धंधे
अवैध जमीन के कब्जे और इस तरह के अवैध उगाही, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग आदि में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं थी। अगर आर्थिक अपराध इकाई चाहे तो भैया 2-3 साल के वीडियो को सिर्फ खंगाल ले कि कौन कौन से चेहरे अशोक चौधरी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उसमें अशोक चौधरी तो स्वयं तुरंत जा सकते हैं और उनके इर्द गिर्द जो माने बड़े सिंह, छोटे सिंह, मझले सिंह जो हैं वो सब पकड़ा सकते हैं। हम सबको आर्थिक अपराध इकाई, नीतीश कुमार और स्वर्गीय कुणाल साहब के परिवार द्वारा उठाए गए कदमों का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।